जो हमारी मीटिंग है इसमें सबसे पहले तो मैं माजरत खां कि मैं पिछली वो वीडियो अपलोड नहीं कर सका। मेरा ना मैक का चार्जर रह गया था यूनिवर्सिटी में, तो वो मैंने कल उठाया। और उसके बाद ये था कि मुझे ना पासवर्ड भूल गया जीमेल का, वो मैं ग्रुप से लूँगा तो फिर मैं दोबारा उसको अपलोड कर दूंगा वो लास्ट वीडियो को। और ये आज वाली वीडियो भी हमारी रिकॉर्ड हो रही है, इसको भी हम अपलोड कर देंगे। तो आज का हमारा प्लान ये है कि हमारे पास दो पेपर हैं। मती साहब का मैंने पेपर देखा है, अमेजिंग पेपर लिखा हुआ उन्होंने, एक्सीलेंट वर्क का कंट्रीब्यूशन है यूडी को। और एक मैंने लिखा था 2024 में, जो मैं आपको बताऊंगा मेरे से गलतियां क्या हुई थी और मैं उसको किस तरह बेहतर कर सकता था। और उसमें जो डिसीजंस हैं वो अभी तक हम उनको मॉडिफाई कर रहे हैं। तो ये दो चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। और अगर इसके बाद हमारे पास कुछ टाइम बच गया तो मैंने एलएलएम से कहा था कि ऐसे करो कि जितने यूडी रिलेशंस हैं ना उनके रैंडमली मुझे सेंटेंस दे दो उर्दू में, और मुझे बताना मत कि कौन सा रिलेशन है ये, ठीक है। और एक प्लेन टेक्स्ट मुझे दे दो तो मैं उसको, वो उसने मुझे प्लेन टेक्स्ट दे दिया, काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स दे दी। तो वो प्लेन टेक्स्ट मैंने, मुझे भी नहीं पता वो कौन सा जुमला किस यूडी रिलेशन पे फिट होता है, तो उसको फिर मैंने एज एन एग्जाम सैम्पल टू वो स्टूल में डाल दिया है। अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम उन सेंटेंसेस को वन बाय वन देखते रहेंगे कि वो सेंटेंसेस हमारे साथ या कौन कौन से रिलेशन उसमें बनते हैं। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा मती साहब को कि अगर वो अपने पेपर के बारे में हमें कुछ बताएं, उसमें जो मेन मेन डिसीजंस हैं। आई नो कि सारे तो डिस्कस नहीं हो सकते, लेकिन जो मेन मेन डिसीजंस इनके पेपर में हैं वो हमें हमारे साथ डिस्कस करें। और आपका कोई सवाल हो किसी भी टाइम आप हमसे पूछ सकते हैं। और हम ये चाहते हैं कि आप सब हमारे साथ कंट्रीब्यूट करें ताकि हम सब मिलकर इसको सीखें। थैंक यू। स्क्रीन शेयर हो रही है। जी। ठीक है। तो जैसा अभी मीसम साहब ने बताया कि जब हम इस तरह का कोई भी काम करते हैं, उन्होंने भी किया, मैं भी किया, जब हम अपनी तरफ से कर चुकते हैं तो फिर पता चलता है कि इसमें फलां 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 जगह पर जो चीज़ें हैं वो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। हम मैं अकेला नहीं था, अच्छी खासी टीम है यहाँ, बहुत सारे नाम आपको नज़र आ रहे होंगे। हम सब ने मिलकर ये काम किया था। इनिशिएटिव मेरे ही स्टूडेंट का था, किसी का, और जिसको फिर हम आगे लेकर चले तो फिर हमसे काम ज़्यादा हुआ तो फिर हमने स्टैनफोर्ड से रब्ता किया और फिर ये आगे लेकर चले इसको। लेकिन कहने का मतलब ये कि यहाँ डिस्कशन होगी, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं यहाँ पर कि जिनको शायद रीविजिट, शायद नहीं बल्कि फॉर श्योर रीविजिट करने की जरूरत है। अब मुझे नहीं पता कि उन बातों को हम किस हद तक और कितना समझ पाएंगे, लेकिन मैं डिस्कस जरूर करूंगा जहाँ जहाँ पर वो चीजें आती हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको जल्दी वाइंड अप करूं, क्योंकि इश्यूज बहुत ज्यादा हैं और उनमें से सबको तो हम डिस्कस कर नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ मेजर चीजें जो हैं उनको हम जरूर डिस्कस करेंगे। एक्चुअली पेपर में ना सिर्फ जो है वो यूनिवर्सल डिपेंडेंसीज, बल्कि इससे साथ साथ कुछ और चीजें भी की गई हैं, एक पूरी पाइपलाइन डेवलप की गई है इसके अंदर। तो चीजें बहुत ज्यादा हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं फोकस रहूं सिर्फ यूनिवर्सल डिपेंडेंसीज पर। अगर मैं इधर उधर निकल जाऊं तो आप मुझे टोकिएगा। अच्छा, तो जब हम यूनिवर्सल डिपेंडेंसीज को डेवलप करने जाते हैं तो दो चीजें हमेशा जहन में रखनी है कि कुछ तो यूनिवर्सल्स हैं, उनको आप कुछ नहीं कर सकते, वो तो वैसे ही रखने हैं, और आपको अपनी सारी चीजें उन यूनिवर्सल्स की तरफ मैप करनी है। वो आप चेंज कर नहीं सकते उन यूनिवर्सल्स को, तो वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। आपको अपने जो डिसीशंस हैं वो उन यूनिवर्सल्स के मुताबिक लेना पड़ेंगे। तो वो जो यूनिवर्सल्स हमारे पास यूडी के अंदर मौजूद हैं, वो यूनिवर्सल पार्ट ऑफ स्पीच टैग्स हैं और यूडी रिलेशंस हैं। इनको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कुछ चीज़ें जो है वो अब भी डिस्कशन में आएंगी। हाँ, अब लैंग्वेज स्पेसिफिक डिसीशंस जो हमने करने होते हैं वो कुछ ये चीज़ें होती हैं।
जैसा कि लैंग्वेज स्पेसिफिक XPOS होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच टैग्स होते हैं ये, लेकिन लैंग्वेज स्पेसिफिक होते हैं। यहाँ पर आप जो है वो मिसाल के तौर पर आपके पास जो है वो वर्ब की डिफरेंट टाइप्स हैं या प्रोनाउंस की डिफरेंट टाइप्स हैं, तो आप उनको यहाँ पर डील कर सकते हैं। उनको फिर UPOS जो एक ही प्रोनाउन है मिसाल के तौर पर, उसके साथ आप मैप कर सकते हैं। इसी तरह फीचर्स आपको डिसाइड करना होते हैं। इसी तरह दूसरी लैंग्वेज स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आप डिसाइड करते हैं। वो डिसीजंस ऐसे होने चाहिए वो मैप हो सके ऊपर वाले यूनिवर्सल्स के साथ। तो ये वो की डिसीजंस होते हैं जो करने होते हैं और जो हमें भी करना पड़े, और जब आप भी डेवलप करेंगे इस तरह की कोई चीज़ तो आपको भी करना पड़ेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल जो हमारी अप्रोच थी वो कुछ यूं थी कि इंक्रीमेंटल हमने इंक्रीमेंटल अप्रोच जो थी वो अप्लाई की थी। ने इनिशियली जो है वो UPOS और UD रिलेशंस को एनोटेट किया था और बाकी सब चीज़ों को इग्नोर कर दिया था। तो पहली एनोटेशन हमारी UPOS की थी और दूसरी एनोटेशन हमारी UD रिलेशंस की थी। और बाकी जो हमने नीचे जो लैंग्वेज स्पेसिफिक चीज़ें हैं उनको हमने इग्नोर किया था। जैसे XPOS है या फीचर्स हैं या कुछ और जो चीज़ें थी उनको फिलहाल हमने इग्नोर कर दिया था। तो इनिशियल स्टार्ट हमारा कुछ इस तरह से था। ठीक है, उसके बाद जो था हमने सिल्वर एनोटेशंस यूज़ की और उसके लिए हमने ट्रांसफर लर्निंग की टेक्निक अप्लाई की। ठीक है, उसकी ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाते, हम ज़्यादातर जो है वो लिंग्विस्टिक्स के बैकग्राउंड से हैं। लेकिन जो NLP के बैकग्राउंड से हैं या मशीन लर्निंग के बैकग्राउंड से होंगे अगर यहाँ कुछ लोग, तो वो बात को समझ जाएंगे। लेकिन अगर नहीं समझ में आती तो कोई मसला नहीं, इसको हम स्किप कर कर सकते हैं। जस्ट ये क्योंकि हुआ है ऐसा तो इसलिए अच्छा, तो हम UPOS UD की रिलेशंस को जो इनिशियल हमने जो तरीकेकार अपनाया वो सिल्वर एनोटेशंस का अपनाया। हमने कुछ भी नहीं किया, हमने जो एग्जिस्टिंग लैंग्वेजेस थी उनको यूज किया। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर एग्जिस्टिंग लैंग्वेजेस जिनकी नॉलेज को हमने यूज किया वो हिंदी थी, उर्दू थी, मराठी थी, तमिल थी। तो ये जो लैंग्वेजेस थी इनके जो ट्री बैंक्स अवेलेबल थे, इन ट्री बैंक्स को यूज करते हुए हमने सिंधी के डेटा को एनोटेट किया। ठीक है, अच्छा, उसके लिए हमने स्टेंजा जो स्टैनफोर्ड का टैगर है उसको हमने इस्तेमाल किया था। उन्हीं का डिपेंडेंसी पार्सल भी हमने इस्तेमाल किया। तो ये इसके साथ साथ हमने फिर ट्रांसफर लर्निंग के लिए ये मुरल ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया था। ये मुरल ट्रांसफार्मर जो है ये मल्टीलिंगुअल लिंग्विस्टिक्स इंफॉर्मेशन होल्ड करता है। ये इंडिया में किसी ने बनाया हुआ है, आप इसको सर्च करेंगे तो पता चल जाएगा। तो इसके अंदर मल्टीपल 17 डिफरेंट लैंग्वेजेस की नॉलेज इसके पास मौजूद है, जिसमें उर्दू और सिंधी भी शामिल हैं, या और जो इंडो आर्यन लैंग्वेजेस हैं वो भी शामिल हैं, इंक्लूडिंग सम जो है द्राविडियन लैंग्वेजेस भी शामिल हैं। तो ये नॉलेज मिक्सअप हुई और स्टेंजा का जो है वो फ्रेमवर्क वो इस्तेमाल हुआ। और हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हमने कहा मॉडल को कि अब ये सिंधी के सेंटेंसेस लो, हालांकि वो सिंधी पे ट्रेंड नहीं था, और इनको जो है वो तुम टैग करो, UPOS और डिपेंडेंसी रिलेशंस को टैग करो। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से ये सारा मॉडल जो था वो चला था। तो इनिशियली जीरो गोल्ड सिंधी ट्रीज थे, कुछ भी नहीं था हमारे पास, हमने खाली सेंटेंसेस दिए, उनमें से हमने फिर जो आउटकम आया था उसको फिर हमने बंदे बिठा के उसको बेहतर किया, सही किया। ठीक है, तो इस स्लाइड को मैं फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहा, इसको मैं आगे चलता हूँ, ये रिपीट होगी कहीं ना कहीं या शायद अगली स्लाइड में रिपीट हो जाएगी। तो यहाँ अगर आप देखें तो ये डोनर ट्री बैंक्स थे जिनको हमने इस्तेमाल किया था। ठीक है, और फिर मुरल ट्रांसफार्मर जो है उसकी हमने जो है वो समझ लें कि उसको भी हमने इसमें इस्तेमाल किया था। इससे हमें ट्रांसफर लर्निंग जो बैंक्स आए थे सिंधी के, और ये सिल्वर ट्री बैंक्स जो थे इनका रिजल्ट अगर आप देखें तो पार्ट ऑफ स्पीच इसने 82% एक्यूरेसी के साथ किया, हालांकि इसकी ट्रेनिंग सिंधी के लिए नहीं थी। इसकी ट्रेनिंग इस तरह ये इन इंडो आर्यन और द्राविडियन लैंग्वेजेस पर थी, लेकिन उसने फिर भी हमें 82% पार्ट ऑफ स्पीच जो है उसकी एक्यूरेसी दी। और जो लेबल अटैचमेंट स्कोर था डिपेंडेंसी पार्सिंग का वो भी 72% तक उसने दिया। उसके बाद हमने जो है वो बैठकर उनको मैन्युअली जो है वो सेट किया और सही किया, और ये इंफॉर्मेशन इंक्रीमेंटल अप्रोच के साथ दोबारा मॉडल को दी। और फिर इसको हम 90% एक्यूरेसी पर ले गए पार्ट ऑफ स्पीच को, और लेबल अटैचमेंट स्कोर 82% पर चला गया हमारा। ये बहुत जल्दी में हो गया था।
ठीक है, इसके लिए बहुत ज्यादा हमें एफर्ट करना नहीं पड़ी थी। हाँ, जब यहाँ पर हम पहुंच गए तो फिर हमने जो गोल्ड ट्रीज जनरेट किए, सिल्वर ट्रीज बहुत सारे जनरेट किए, और फिर उनके गोल्ड ट्रीज बनाए, मतलब कि उनको हमने बैठ के एक एक सेंटेंस को जो है वो करेक्ट किया, जहाँ पर कोई गलती थी उसको सही किया। तो उससे फिर हमने जो सारा ट्री जो था, ट्री बैंक जो था वो डेवलप किया। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिंग्विस्टिकली हमें डिसीशंस करना पड़े, जो कोई भी काम इस तरह का करेगा तो उनको करना पड़ेंगे, तो वो सिंधी स्पेसिफिक कुछ चीजें जो है मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ। मिसाल के तौर पर ये यूडी के साथ जब हम मैप करने जाते हैं अपने लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर्स को, तो बहुत सारे डिसीशंस हमें लेना पड़ते हैं। समटाइम्स वो डिसीशंस आर्ड भी लगते हैं, लेकिन जाहिर है कि ये लेना पड़ेंगे आपको, क्योंकि यूडी जो है वो आपकी लैंग्वेज के लिए नहीं है, वो यूनिवर्सल है। तो आपकी लैंग्वेज को मैप करना पड़ता है, तो समटाइम्स इस तरह के डिसीजन लेना पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको डेमोन्स्ट्रेटिव्स का यहाँ डिसीजन नजर आएगा, जो अभी मैं डिस्कस करूंगा अगली स्लाइड में कि ये क्या करना पड़ा था हमें। इसी तरह इंटेंसिफायर्स थे, फिक्स्ड एक्सप्रेशंस थी, पोस्ट पोजिशंस और प्री पोजिशंस के कुछ मसले थे। वर्ब फॉर्म्स बहुत ज्यादा होती हैं सिंधी के अंदर, वो कैसे डील की गई, उनको मैप कैसे किया गया, पैसिवाइजेशन को कैसे डील किया गया, और बहुत एक जो ये प्रोनामिनल सफिक्सेस हैं जो हमारी इंडो आर्यन लैंग्वेजेस में बहुत कम होते हैं, लेकिन सिंधी में बहुत ही ज्यादा हैं। ठीक है, और शायद ही किसी इंडो आर्यन लैंग्वेज में इतने प्रोनामिनल सफिक्सेस हों जो यहाँ पर होते हैं। तो इनके बहुत सारे इश्यूज थे जिनमें से कुछ को रिजॉल्व किया गया और कुछ पर एडहॉक डिसीजंस लिए गए, जो कि अभी तक वो ओपन रिसर्च एरियाज हैं जो हम कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, और अभी तक उन पर काम हो रहा है। ठीक है, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव्स जो है वो हमारी लैंग्वेजेस में जो हैं जिनको हम हम्म, हम्म, अ, यहाँ एक एग्जांपल यहाँ आपको नजर आ रही है। इस वक्त मेरे जहन में उर्दू की कोई एग्जांपल नहीं आ रही है, लेकिन ये यूं समझ लें, डिमॉन्स्ट्रेटिव जो हैं वो डिटरमाइनर के साथ एम्बिग्यूअस होते हैं। इंग्लिश में डिटरमाइनर्स होते हैं और हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव्स होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक उर्दू की एग्जांपल दूं। मिसाल के तौर पर वो लड़का आया। अब वो लड़का आया, और एक सेंटेंस में कहूँ कि वो आया, वो लड़का में वो जो है वो डिटरमाइनर है, लेकिन वो आया में वो डिटरमाइनर है या नहीं है, ये एक सवाल है। क्या ये डिटरमाइनर है या सिंपल प्रोनाउन है? ठीक है, तो यहाँ आपको डिसीजन लेना पड़ता है। यहाँ हमें डिसीजन एक लेना पड़ा था। ठीक है, ये इस पर बहुत ज्यादा डिस्कशन हुई थी, जो फोरम्स हैं उन पर भी डिस्कशन हुई थी, क्योंकि यहाँ एम्बिग्युइटी आ रही थी। तो फिर डिसाइड ये हुआ था कि हम वो और वो लड़का में, दोनों सूरतों में वो जो है वो डिटरमाइनर ही होगा। और यूडी रिलेशंस के अंदर डिटरमाइनर्स जो हैं वो सब काम कर सकते हैं जो कि एक नाउन करता है या प्रोनाउन करता है या कोई भी नॉमिनल करता है। तो वहाँ कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। तो फिर ये डिसाइड किया गया कि ये जो डिटरमाइनर है इसको डिटरमाइनर ही रखा जाएगा, चाहे ये प्रोनाउन ही क्यों ना हो, लेकिन इसको आप टैग डिटरमाइनर का ही देंगे। तो यहाँ पर ये डिटरमाइनर ही आयो फॉर एग्जाम्पल इन सिंधी, तो यहाँ पर देखेंगे डिटरमाइनर जो है वो सब्जेक्ट के तौर पर आ रहा है, हालांकि इसका टैग डिटरमाइनर है। तो यूडी की ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो ये हो सकता था, और इस पर बहुत ज्यादा डिस्कशन किया गया, फिर इस पर हम आ गए थे कि हाँ, इसको हम डिटरमाइनर ही रखेंगे। नीचे वाला डिटरमाइनर में तो ये एक्चुअल डिटरमाइनर ही है, ये लड़का आया यूं समझ लें, तो यहाँ पर ये डिटरमाइनर है। तो ये एक डिसीजन लेना पड़ा था हमें। ठीक है, इसी तरह इंटेंसिफायर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास जैसे उर्दू में ही होता है या तो होता है, ये समटाइम्स जो है वो इम्फेसाइजर के तौर पर या इंटेंसिफायर्स के तौर पर काम करते हैं। ठीक है, तो इनको कैसे डील करना है, इनका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा और इनकी रिलेशन का नाम क्या होगा, तो ये डिसीशंस करना थे। आमतौर पर ये पार्टिकल होते हैं। ठीक है, हमारी लैंग्वेजेस के अंदर इनके कोई पार्ट ऑफ स्पीच वेल डिफाइंड है नहीं। जैसे ही क्या है हमारे पास उर्दू के अंदर में, वो ही आया, वो आया ही था। तो ही क्या है, ही का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, कोई बेहतर डेफिनेशन आपको नहीं मिलेगी, आमतौर पर कहा जाता है। तो ये जो पार्टिकल हैं यहाँ पर इम्फेसाइजर के तौर पर काम करते हैं, तो फिर इनकी रिलेशनशिप्स कौन सी हैं, कहाँ पर कैसी है, ये देखना पड़ता है। इसी तरह एक एक ये पार्टिकल होता है ना का। जैसे ये नेगेशन भी होता है, ये एम्फेसाइजर भी होता है। जैसे मैं कहूँ कि ना आओ और आओ ना। अब ना जो है, आओ ना में जो है एम्फेसाइजर है, और ना आओ में ये नेगेशन है। तो ये एम्बिग्विटीज हैं, ये पार्टिकल हैं, इनके जो ग्रामेटिकल रोल क्या होंगे और इनके रिलेशंस क्या बनेंगे, ये डिसीशंस लिए गए थे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर ये नेगेशन है,
पहले वाले में और दूसरे वाले में ये एम्फेसाइजर है, तो यहाँ एडवर्ब मॉडिफायर एम्फेसाइजर होगा, यहाँ सिंपल ये एडवर्ब होगा और उसकी टाइप जो है वो नेगेशन होगी फॉर एग्जांपल, लेकिन इसका पार्ट ऑफ स्पीच पार्टिकल ही होगा। ये डिसीजन था। ठीक है, अब ये आपको अच्छा लगे नहीं लगे, हमारा डिसीजन यही था। इसी तरह कुछ एक्सप्रेशंस ऐसी थी जहां पर अगर आप उनको इंडिविजुअल वर्ड्स के तौर पर डील करते हैं तो वो डील नहीं कर पाते आप उनको। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि कोई ना कोई तो आएगा आएगा। अब ये कोई ना कोई क्या है? ये सिंधी में कोई ना कोई ही लिखा हुआ है, को ना को। ठीक है। अब ये को ना को एज ए सिंगल एंटिटी काम कर रहा है और यहाँ पर एज ए डिटरमाइनर काम कर रहा है। यहाँ लिखा हुआ है कोई ना कोई झूठ। ठीक है, तो कोई ना कोई जो है वो उसको आप कैसे डील करेंगे? यहाँ पर फिर फिक्स्ड रिलेशंस जो है वो डिफाइन किए गए। ठीक है, तो ये जो फिक्स्ड होते हैं क्या होते हैं, ऊपर लिखा यूज फॉर मल्टी वर्ड एक्सप्रेशंस होते हैं जो कि फंक्शन करती हैं एज ए सिंगल ग्रामेटिकल यूनिट, तो इनको आप फिक्स्ड में रखते हैं। या इवन आपका कोई बहुत बड़ा सारा नाम है, जैसे तफसीर अहमद खान लिखा हुआ है। अब तफसीर को अलहदा आप डाउन करेंगे, अहमद को अलहदा करेंगे, खान को अलहदा करेंगे। अब आप इसको डील कैसे करेंगे एज ए सिंगल एंटिटी? तो आप इसकी फिक्स्ड रिलेशनशिप बना सकते हैं, इसको एज ए फिक्स्ड मल्टी वर्ड एक्सप्रेशन बना सकते हैं और उसको फिर एज ए नाउन जो है वो आप डील कर सकते हैं, सिंगल नाउन डील कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इस एक फिक्स्ड एक्सप्रेशन बना के उसको डिटरमाइनर के तौर पर डील किया गया। तो ये डिसीशंस आपको करना होते हैं कि आपकी मल्टी वर्ड एक्सप्रेशंस किस तरह की हैं, कौन सी हैं, और उनके जो है वो रिलेशंस या उनकी टाइप्स कौन कौन सी होंगी। पोस्ट पोजीशंस थी हमारे पास, जहाँ कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं हमारी साउथ एशियन लैंग्वेजेस के अंदर। जैसे कि पोस्ट पोजीशंस खुद इन्फ्लेक्ट हो जाती हैं और वो केस को भी डिटरमाइन करती हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो पोस्ट पोजीशंस जो होती हैं वो अगर हम जेनेटिक पोस्ट पोजीशंस की बात करें, जैसे का की को होता है, तो अब ये का की को जो है वो खुद भी इन्फ्लेक्ट होते हैं और वो जो है पीछे जो उनके साथ जो नॉमिनल अटैच होता है ये उसको भी इन्फ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो है एक तो ऐसे हैं जो खुद इन्फ्लेक्ट होते हैं, दूसरों को भी इन्फ्लेक्ट करते हैं, दूसरे ऐसे हैं जो फिक्स रहते हैं दूसरों को इन्फ्लेक्ट नहीं करते। तो यहाँ पे भी डिसीशंस लेना पड़ते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ डिसीशंस जो है वो लिए गए थे। मिसाल के तौर पर जो है वो ये लोकेटिव पोस्ट पोजीशंस थे, ये कोई इनमें इन्फ्लेक्शन नहीं होती और इनके कोई फीचर डिफाइन नहीं करना पड़े हमें। लेकिन जेनेटिव पोस्ट पोजीशंस जो थे वो खुद भी इन्फ्लेक्ट होते हैं और वो और भी बहुत कुछ करते हैं। तो उनको फीचर्स देकर उनकी सारी चीजें जो हैं उनको हैंडल करना पड़ा। तो ये एक डिजाइन डिसीजन था कि वो ना सिर्फ खुद इन्फ्लेक्ट होते हैं बल्कि उनके अपने भी फीचर होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है शहरियन जो एहतजाज। ठीक है, अब ये शहरियों का एहतजाज यूं समझ लें। ठीक है, या शहरियों के व्यूज फॉर एग्जांपल लिखा हुआ। अब शहरियों का एहतजाज और शहरियों के व्यूज, अब का जो है वो के बन जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो अब जब ये बनता है तो ये इसको आप डील कैसे करेंगे? और फिर इसका ये के जो है वो पीछे जो है उसके साथ ही अटैच होता है या आगे एहतजाज के साथ अटैच होता है, और ये एग्री किसके साथ करता है? तो बहुत सारी चीजें यहाँ डील करना पड़ती हैं, तो वहाँ डिसीजन आपको लेना पड़ते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ एक प्री पोजीशन सिवाय को यहाँ देख देख सकते हैं आप, और पोस्ट पोजीशन जे को यहाँ देख सकते हैं, जो दूसरी अ, अ, दो केसेस यहाँ आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, इसकी भी ज्यादा डिटेल को हम यहाँ नहीं डिस्कस कर सकते कि इतना टाइम नहीं है। उसके बाद हमारे पास जो सिंधी के अंदर जो वर्बल सिस्टम है बहुत ही कॉम्प्लेक्स, और बल्कि मैं कहूँगा कि हमारी शायद जितनी भी साउथ एशियन लैंग्वेजेस हैं सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जितना मुझे पता है। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो हमें जो डील करना पड़ा यहाँ पर वर्ब्स को, एक तो सिंपल सीधे सीधे वर्ब हैं, दूसरे वर्ब्स जो हैं फिर वो डिफरेंट टाइप्स में डिवाइडेड हैं। मिसाल के तौर पर वो इन्फिनेटिव्स हैं भी हो सकते हैं, वो वर्बल नाउन भी तो वो पार्टिसिपल्स भी हो सकते हैं। अब यहाँ जो टर्मिनोलॉजी यूज की गई है, ये कन्वर्ब हो गया या वर्बल नाउन या पार्टिसिपल या इन्फिनेटिव, ये जो नाम मैंने यूज किए हैं यहाँ पर ये यूडी की ही टर्मिनोलॉजी को यूज उठा के यूज किए गए हैं। ठीक है, अच्छा ये कन्वर्ब्स एक्चुअली ये यूँ समझ लें कि ये एक तरह के वर्ब ही होते हैं। इसकी एग्जांपल मैं कहीं पर दिखाता हूँ आपको अगर आ गई तो।
अच्छा, इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं, वर्बल नाउन्स कैसे होते हैं, कन्वर्ब्स क्या होते हैं, पार्टिसिपल्स कौन कौन सी टाइप के होते हैं, चार डिफरेंट टाइप्स के पार्टिसिपल्स। अब इन वर्ब्स को आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, अगर आपने सबको वर्ब ही कह दिया है तो ये डिफरेंट कैसे हैं फिर। तो फिर इनके अंदर जो है, फिर आप इन वर्ब्स को उनकी टाइप्स और फिर उनकी वर्ब फॉर्म्स के फीचर्स के तौर पर जो है इनको डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे होते हैं वर्ब फॉर्म इन्फिनेटिव है, ठीक है। इसी तरह अगर आप वर्ब फॉर्म जो है वो वर्बल नाउन के तौर पर देख रहे हैं, ठीक है, वर्बल फॉर्म जो है वो कॉन्व के तौर पर देख रहे हैं, एंड सो ऑन। ये कान जो कंजंक्टिव पार्टिसिपल आमतौर पर कहलाता है ग्रामर के अंदर। लेकिन बहरहाल इनको डिफरेंशिएट करने के लिए जो डिजाइन डिसीजंस लेना पड़े कि इनको कैसे डिफरेंशिएट हम करेंगे, और होंगे तो ये सारे के सारे वर्ब के टैग के अंदर ही, तो हम डिफरेंशिएट फिर इनको कैसे करेंगे, तो ये डिजाइन डिसीजन लेना होता है। तो वो लिया गया, ठीक है। इसी तरह फिर स्पेशलाइजेशन जो थी वो भी बड़ी कॉम्प्लेक्स है सिंधी के अंदर। बाकी लैंग्वेजेस में इतनी कॉम्प्लेक्स मुझे नजर नहीं आती, जितनी भी लैंग्वेजेस मैं जानता हूँ उनमें। तो यहाँ बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की पेशवाइजेशन है। मिसाल के तौर पर ये एक पेशवाइजेशन का एक पैटर्न ये था, परफेक्टिव वर्ब के साथ इंटरमीडिएट पेशवाइजर ऑक्सिलरी लगता है और फिर टेंस ऑक्सिलरी लगता है, तो इनको फिर डिफरेंटली डील करना पड़ता है, ठीक है। और फिर यहाँ सब्जेक्ट जो है वो पैसिव एंड सब्जेक्ट बनता है, और पेशवाइजेशन ऑक्सिलरी पेशवाइजेशन जो है पैसिव ऑक्सिलरी लगता है, और फिर आम ऑक्सिलरी लगता है। तो ये सब डिफरेंशिएट करके इनके रोल्स को अलग अलग से आपको इसके लिए डिसीजंस लेना पड़ते हैं कि ये कैसे होंगे। ये एक पैटर्न था। इसी तरह दूसरा पैटर्न जो है हमारे पास सिंधी में पेशवाइजेशन का है, वो मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न है। ये साइंटेक्टिक पैटर्न था, और ये दूसरा मॉर्फोलॉजिकल है, जिसमें जो ये मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म होती है खुद पैसिव होती है। वहां पर कोई भी मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म पैसिव नहीं है। ये साइंटेक्टिक साइंटेक्टिक पैसिवाइजेशन का पैटर्न था। लेकिन यहाँ पर ये मॉर्फोलॉजिकल पैसिवाइजेशन है, और मॉर्फोलॉजिकल पैसिवाइजेशन भी यहाँ दो तरह की है, लिखजे और लिखबो, ठीक है। और यहाँ पर एक और भी बड़ी अजीब चीज है सिंधी में, जो उर्दू वगैरह में या बाकी लैंग्वेजेस में नहीं है हमारे पास। यहाँ दो ऑक्सिलरी जो है वो टेंस प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होते हैं, और दोनों की कंस्ट्रक्शंस डिफरेंट हैं, और दोनों ही प्रेजेंट टेंस हैं, ठीक है। और दोनों के जब वो इस्तेमाल होते हैं तो पीछे सिंटेक्स डिफरेंट हो जाता है, पीछे का सारा सेंटेंस बदल जाता है, लेकिन रहते सेंटेंसेस जो है वो प्रेजेंट टेंस में ही हैं। तो इसकी वजह से भी कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती हैं यहाँ पे। तो थो और आहे भी बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का चीज है। तो थो जो है वो बी है, लेकिन थो का दूसरा वर्जन जो है वो ये एक प्रेजेंट टेंस ऑक्सिलरी भी है, ठीक है। तीसरा फिर जो सबसे कॉम्प्लेक्स चीज है जिस पर अभी भी हम काम कर ही रहे हैं, वो प्रोनामिनल सफिक्सेस के बारे में डिसीजंस लेने थे। कि भाई प्रोनामिनल सफिक्स जो है वो सिंधी में बहुत ज्यादा है। मिसाल के तौर पर यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है, लिखियो बांस। इसका मतलब है कि मैंने उसे लिखा। ये एक सिंगल वर्ड है, लिखियो बांस। इसके अंदर जो है वो डबल प्रोनामिनल सफिक्सेस लगे हुए हैं, ठीक है। ये लिखियो जो है वो यूं समझ लें कि आपके पास वर्ब है, ठीक है। लिखियो म जो है वो फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। सॉरी, माँ जो है वो फर्स्ट पर्सन है, स जो है वो सेकंड पर्सन है, इसका मतलब थर्ड पर्सन है। इसका मतलब है कि मैंने उससे लिखा। पूरा सेंटेंस ऐसे बनता है, लेकिन यहाँ पर ये सिंगल वर्ड है। अब आप इसको डील कैसे करेंगे, इसका सिंटैक्स जो है उसको कैसे डील करेंगे। अगर ये कंप्लीटली मार्फोलॉजी उठाकर इसकी आप डील करेंगे एज ए सिंगल वर्ड तो क्या होगा, लेकिन अगर आप इसको तोड़ेंगे और फिर इसके डिफरेंट सिंटैक्टिक पार्ट्स जो हैं उनको आप कैसे डील करेंगे, तो यहाँ एक डिसीजन लेना पड़ता है। या तो आप सिंगल टोकन अप्रोच उठाएंगे कि यहाँ आप जो है इसको एज ए सिंगल वर्ड उठा के लें, या फिर आप जो है वो इसको स्प्लिट टोकन अप्रोच के तौर पर लेंगे, और फिर इसके जो डिफरेंट मार्फीम्स हैं, जो डिफरेंट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या वर्ब को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको अलग अलग करते हैं और फिर उनको डील करें, ठीक है। इनिशियल अप्रोच हमारी सिंगल टोकन अप्रोच थी। इनिशियल हमारा जो ट्री बैंक बना उसमें ये सिंगल टोकन ही के तौर पर डील किया गया था, क्योंकि उस वक्त हम ये डिसीजन कर नहीं पाए थे कि इसको हम डील कैसे करें। बाद में ये डिसीजन लिया गया कि इसको स्प्लिट टोकन अप्रोच पर हम लाएंगे, ठीक है। और इस वक्त हम इस पर ही काम कर रहे हैं, और एग्जिस्टिंग ट्री बैंक जो अभी अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन डिसीजन ये हुआ फाइनली कि इसको हम स्प्लिट टोकन अप्रोच पर ले जाएंगे। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, वो हम यहाँ अभी डिस्कस नहीं कर रहे। अच्छा, दूसरा नॉन प्रोडक्टिविटी। ये सिचुएशन होती है, ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें ये जो एरोज हैं रिलेशनशिप्स के, ये ओवरलैप कर जाते हैं एक दूसरे को। आमतौर पर
नहीं करने चाहिए, लेकिन लैंग्वेजेस के अंदर ये पैटर्न्स होते हैं और इसको आप अवॉइड कर नहीं सकते। तो ऑलमोस्ट 6% सेंटेंसेस ऐसे थे हमारे पास जहाँ ये नॉन प्रोजेक्टिविटी हमें नजर आई थी। और फिर हमने इनिशियली कोशिश जरूर की कि इसके अल्टरनेट सॉल्यूशंस ढूंढे जाए, लेकिन अल्टरनेट सॉल्यूशंस इतने कोई खास नहीं मिले। हमने इनको कम जरूर कर दिया, लेकिन फिर भी ये 6% जो थी वो नॉन प्रोजेक्टिविटी हमें मिली। आमतौर पर लैंग्वेजेस प्रोजेक्टिव होती हैं, लेकिन उनके अंदर नॉन प्रोजेक्टिविटी भी होती है, तो ये सिचुएशन यहाँ पे भी आई थी हमारे पास। ठीक है, और फिर हमें लिमिटाइजेशन की भी अप्रोच जो है वो भी डिफाइन करना पड़ी। एग्जिस्टिंग जो लिमिटाइजर थे सिंधी के, या जो अप्रोचेस यूज की गई थी एग्जिस्टिंग स्टडीज में, उसमें मिसाल के तौर पर ईमानदार का लीमा जो है वो ईमान रखा गया था। और ये लीमा जो था इसमें जो चीज हो रही थी वो ये थी कि ईमानदार तो एडजेक्टिव था, लेकिन ईमान जो है वो नाउन होता है। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो लीमा में चेंज हो रहा था, तो इस अप्रोच को हमने इग्नोर करके हमने ये वाली अप्रोच अपनाई थी कि ईमानदार को ईमानदार ही रखा था। हमने जो स्टैंडर्ड अपनाया है, हमने जो डिसीजन लिया उसमें ये था कि इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्लास चेंज नहीं होनी चाहिए, हम लीमा उसका वैसा रखेंगे। तो ये हमने ये डिसीजन लिया था और इसी तरह इसमें किया गया, और हमारा जो मशीन लर्निंग मॉडल था उसको फिर हमने ट्रेन भी इसी पैटर्न पर किया था। तो हमारे जो ओवरऑल आउटकम्स थे इस सारे चीज के, उसमें एक तो यूनिवर्सल डिपेंडेंसीज का ट्री बैंक बना, और उसके साथ साथ दो और चीजें आपको यहाँ नजर आ रही हैं। ये एम्बेडिंग्स, हमने स्टैटिक एम्बेडिंग्स बनाई थी जो कि हगिंग फेस पर अवेलेबल होंगी, या शायद आ गई हों। मैंने इसको वेरीफाई नहीं किया, लेकिन इसके बाद स्टेंजा के अंदर जो है वो एक पाइपलाइन डेवलप हो गई एंड टू एंड, जिसमें जो है पार्ट ऑफ स्पीच से लेकर जो है वो यूडी के रिलेशनशिप्स जो है वो, उसका जो मॉडल था वो ट्रेन कर दिया गया। वो अब स्टेंजा स्टैनफोर्ड स्टेंजा लाइब्रेरी जो है उसमें अवेलेबल है सिंधी के लिए। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल जो था। और हमने तकरीबन कोई 6,000 के करीब जो सेंटेंसेस जो थे उनको हमने अभी रिलीज किया हुआ है, और ये अभी शायद एक्सटेंड हो जाए ये, क्योंकि इन पे अभी तक काम चल रहा है। तो ये जनरली ओवरऑल जो एक मैंने बहुत क्विक ओवरव्यू दिया है कि क्या क्या किस किस तरह के डिसीजंस करना पड़ते हैं। ये सारे डिसीजंस नहीं है, बहुत लंबी डिस्कशंस थी, बहुत ज्यादा डिसीजंस थे, ये चंद उनमें से हैं। और फिर डिसीजंस क्यों करना पड़ते हैं कि आपको अपनी लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर्स को यूनिवर्सल्स के साथ मैप करना होता है, और वो मैपिंग जो है वो जो है वो हमने करनी है, उसके लिए ये सारे डिसीजंस लेना पड़ेंगे। ठीक है, कि बहुत ज़्यादा डिटेल्स को हमने नहीं डिस्कस किया, लेकिन इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई चीज़ डिस्कस करनी है या फर्दर डिस्कशन करना है तो हम इसको क्वेश्चंस में ले सकते हैं। थैंक यू। अमेजिंग सर, दैट्स अ रियली अमेजिंग कंट्रीब्यूशन। और मुझे बड़ी मुझे बड़ी खुशी फील हो रही है कि मेरे कुछ डिसीजंस जो है ना वो मुझे लग रहा है कि आपके साथ मैच कर जाएंगे, लेकिन कुछ में हम डिफरेंशिएट कर देंगे। अच्छा, हमारे पास 1-2 मिनट हम देते हैं, अगर किसी के कोई सवाल है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे या किसी पर्टिकुलर स्लाइड पे या किसी पर्टिकुलर चीज़ पे, तो वो हम पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि हमने इसको कैसे किया था। मेरे ख्याल में हम मूव करते हैं नेक्स्ट उसकी तरफ। तफसीर साहब, आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे इस पे? हाँ मैम। बड़ा जबरदस्त प्रेजेंटेशन है और डिसीजन सही है। दो तीन चीजें हैं जो मैंने डिस्कस करनी थी, लेकिन सवाल को मैंने होल्ड किया हुआ है क्योंकि वो डिस्कशन कम से कम एक डिस्कशन भी 15-20 मिनट चलेगी। चलें तो फिर। वो जो हमारा हम्म। नेक्स्ट वाला का जो वर्जन है ना, हम्म। नेक्स्ट में जब एक चीज को फोकस करेंगे जब बात करते हैं। चलिए ठीक है। मैंने कुछ चीज़ें नोट डाउन की हैं, तो मैं बाद में जब हम इसको नेक्स्ट मीटिंग्स में इसको डिस्कस करेंगे कि आप कुछ डिसीजंस जो आपके हैं। तो ये है कि हम चलते हैं जी अ, हमारे पेपर की तरफ। हमारे पेपर की बड़ी डिफरेंट कहानी है। आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? जी। थैंक यू। अच्छा, ये ना मैं पीएचडी करने के लिए आया 2022 में। तो
मेरे जो एडवाइज़र तब के थे, उन्होंने मुझे पूछा सवाल कि आपको, मैं क्विकली ये बताता हूँ कहानी, इसकी बैकग्राउंड पता होना ज़रूरी है क्योंकि गलतियों के पीछे। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप कौन कौन सी ज़बान बोलते हैं। मैंने कहा मैं सराइकी बोलता हूँ, पंजाबी, उर्दू। उसने कहा सराइकी पे आप ऐसा करो, यूडी पे काम करना शुरू कर दो। बड़ा क्योंकि मुझे अभी पता ही नहीं था चीज़ें, लिंग्विस्टिक ट्रेनिंग भी बहुत वीक थी, और ग्लोबल स्टेज कहाँ पे है लैंग्वेजेस और कंपटीशन में, तो वो भी नहीं आइडिया था। तो मैंने ये शुरू कर दी। तो मैंने कहा डेटा कहाँ से लूँ, तो उसने फिर हमने देखा कि हमें कॉमन वॉइस का डेटा पड़ा हुआ था। कॉमन वॉइस का डेटा मैंने कहा मैं ले लेता हूँ। तो कॉमन वॉइस का जो डेटा सेट था ना, वो सारे प्रोवर्ब्स थे। ठीक है। और मुझे किसी ने ये गाइड नहीं किया, और मेरी अपनी गलती, कि प्रोवर्ब्स को यूडी में जो भी एनोटेट करते हैं वो एंड पे जाके देखते हैं, पोइट्री, प्रोवर्ब्स, क्योंकि उनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स नहीं होते। लैंग्वेज के जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो नहीं होते। तो मैं तकरीबन ना 1 साल फंसा रहा कि मुझे मुझे समझ ही ना आया कि मैं डिसीजंस कैसे करूं। फिर मेरी एक एडवाइज़र है, उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आप गो बैक एंड डू द मॉर्फोलॉजी फर्स्ट एंड देन कम बैक टू द यूडी। फिर मैंने मॉर्फोलॉजी की, हमारा एक मॉर्फोलॉजिकल एनालाइजर पे पेपर भी है, मॉर्फोलॉजी का एनोटेट किया। फिर उसके बाद फिर उसने कहा कि तुम इसको छोड़ दो, क्या नाम है, ये जो डेटा सेट है ना उसका, पोइट्री का या प्रोवर्ब्स का, तो इसको छोड़ो, तुम कोई प्लेन टेक्स्ट न्यूज़पेपर या कोई प्रोज वगैरह को देखो, वो थोड़ा सा प्लेन स्ट्रक्चर से सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं। तो फिर उधर वापस आए। तो तब तक मुझे काफ़ी धक्का लग चुका था, लेकिन ये डिसीजंस फिर उसी एक मिक्स्ड फीलिंग्स के साथ हमने किए। तो मैं इंट्रोडक्शन की तरफ नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो ऑलरेडी मती साहब ने काफ़ी बता दिया कि यूडी किस तरह काम करती है। तो हम मेनली चलते हैं एनोटेशन डिसीजंस जो हमने किए। अच्छा, आपने देखा होगा कि मती साहब ने जो कहा, कोई ना कोई, और सिवाय इसके या उस तरह के जो डिसीजंस थे, उनको उन्होंने फिक्स डिसीजंस में लेके गया। और हमने उन डिसीजंस को, मैं नीचे दिखाता हूँ, उनको कंपाउंड्स में रखा। तो कंपाउंड्स में हमारा ये था कि जो मल्टीवर्ड एक्सप्रेशन जितने भी आ रहे हैं उनको ऐसा करते हैं कि हम कंपाउंड्स में ले जाते हैं, क्योंकि रीडुप्लिकेशन बहुत ज़्यादा है हमारी लैंग्वेज में। जैसे वल वल, और रीडुप्लिकेशन सिर्फ उसमें नहीं है, क्या नाम है, नाउन्स में नहीं है, ये वर्ब्स में भी है, एडजेक्टिव्स में भी है, और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी पाई जाती है। तो ये नीचे हमारा पहला डिसीजन आएगा। जैसे और कंपाउंड में हमने ये पहला डिसीजन देखना है। जैसे उन्होंने कोई ना कोई को जो है, इधर अपने आप को, मेरे ख्याल में अगर हम मती साहब के एंगल से देखें तो ये कोई ना कोई जैसा ही एक बनता है। मैं खुद जो फिक्स एक्सप्रेशन है इस सेंटेंस में, तो उन्होंने फिक्स किया हुआ है, लेकिन मैंने उस वक्त की अंडरस्टैंडिंग से इसको कंपाउंड रिलेशनशिप के तौर पे हमने इसको रखा था। इसी तरह फिर हमने कंपाउंड में फर्दर टाइप्स देखी थी, जिसमें हमने एक रीडुप्लिकेशन, जिसमें घात घात मीन्स डाल डाल, अगर आप सराय की अंडरस्टैंडिंग है तो उसमें अगर आपने किसी को एम्फोसिस करना हो कि हाँ इसमें डालो डालो, तो उर्दू में भी हम इस तरह का शायद एक्सप्रेशन डालो डालो यूज़ करते हैं, तो हम ने इसको रीडुप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट दिया हुआ था। पुट क्विकली, ठीक है, और दोबारा दोबारा करो। तो दोबारा दोबारा का जो कॉन्सेप्ट है, तो इसको भी हमने कंपाउंड में रखा। और मेरे ख्याल में, मुझे नहीं पता कि मुझे फील आ रही है कि मती साहब का जो फ्रेमवर्क है, जो उनके डिसीजन थे, उनमें फिक्स है। तो हम इसको फर्दर डिस्कस कर सकते हैं कि ये, अगर हमने एक स्टैंडर्डाइज गाइडलाइंस बनानी है पाकिस्तानी लैंग्वेजेस के लिए, तो कौन सा एक्सप्रेशन, कौन सा रिलेशनशिप जो है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा इस तरह के एक्सप्रेशंस के लिए। और हमारे पास पेरेंट्स के लिए, माँ प्यो, घर बार, तो इस तरह के जो एक्सप्रेशंस थे, ये इनके लिए भी मैंने कंपाउंड का वो यूज़ किया, क्या नाम है, एक्सप्रेशंस, क्योंकि ये मल्टीवर्ड थे। और मुझे अभी एग्जैक्टली नहीं याद कि मैंने व्हेन आई वाज मेकिंग दिस डिसीजन तो मेरे माइंड में क्या चल रहा था, लेकिन अ, अभी जो मुझे इसकी वो रीजनिंग समझ आ रही है कि इसमें
पेरेंट्स के लिए, या अ, जो एक्सप्रेशंस लाइक घर बार, घर बार मीन्स एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें ये यू टॉकिंग अबाउट लाइक हाउस योर, घर बार मीन इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी, लाइक घर बार की, कैन आई हेल्प मी, घर बार की ट्रांसलेशन क्या होगी, घर बार। तो इस तरह के एक्सप्रेशंस जो थे, किस जबान में, किस जबान में वो, इंग्लिश में या इंग्लिश में, इंग्लिश में। इंग्लिश में? मेरे ख्याल में आई डोंट नो। थोड़ा तो कुछ और बन जाता है, लेकिन बहरहाल हाँ, वो कुछ मतलब इस तरह के जो एक्सप्रेशन थे ना, तो उसको मैंने फिक्स के बजाय मैंने कंपाउंड में उनको रख दिया। तो दैट वाज द थिंग। और फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हमारे पास थे, अपना आप, अ, अपने आप कीता, अपने आप। तो इस तरह के जो एक्सप्रेशन थे उनको हमने, उसको भी मैंने फिक्स में रख दिया। फिर इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना हमारे लैंग्वेजेस में जाता है जिसको स्प्लिट अर्गेटिविटी कहते हैं, जिसमें यह है कि परफेक्टिव जो है उसमें स्ट्रक्चर जो है ना वो चेंज हो जाता है। और सराइकी, मुझे सिंधी का आई थिंक, सिंधी और सराइकी इस मामले में थोड़ा सा सिमिलर है कि सराइकी में देर इज नो morphological representation of split ergativity. It's the structure that represents के, ये जैसे उर्दू में ने है, पंजाबी में भी ने है, हिंदी में ने है, तो सराइकी में ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जो कि रिप्रेजेंट करे कि ओके अगर सेंटेंस में ये मॉर्फोलॉजिकल मॉर्फीम आ गया तो आप कहते हैं कि ये अर्गेटिव है। तो ये इस फिनोमेना को तब हमने कहा था कि ये सिंटैक्टिक स्प्लिट अर्गेटिविटी है, लेकिन एक्चुअली इट्स नॉट सिंटैक्टिक, बिकॉज सिंटैक्टिक मोर थ्योरेटिकल होती है। तो ये हमारे पेपर में थोड़ी सी एक मिस्टेक है कि ये सिंटैक्टिक का वर्ड हमें नहीं यूज़ करना चाहिए था। दैट इज़ कम्प्लीटली अ डिफरेंट काइंड ऑफ मॉर्फ, क्या कहते हैं उसे, अर्गेटिव अलाइनमेंट। तो जो एग्रेटिव अलाइनमेंट्स थी ना जितनी भी, तो हमने फॉलो किया जो हिंदी और उर्दू के पेपर थे, तौकीर साहब का और एक उनका भट्ट भट्ट का साहब का पेपर था। तो उनके जो रिलेशंस थे हमने उनको ही फॉलो किया और उसी की बेस पे हमने इसको बना दिया। जैसे ये किताब पढ़ता है, इसका ट्री नीचे होगा कहीं, तो नीचे इसका ट्री आता है। तो जैसे ये है स्प्लिट अर्गेटिविटी की लाइन है, किताब पढ़ता है, किताब पढ़ी हा। सो यू कैन सी। अच्छा, इसके अलावा ये नंबर 7 एग्जाम्पल देखें। ऊँ घर कूं ठाया, आई थिंक ये ना ओवर लीफ में एग्जाम्पल्स ऊपर नीचे हुई हुई हैं। ये एग्जाम्पल 7 किसको रिप्रेजेंट करें। चले मैं इसकी तरफ बाद में आता हूँ। तो एक फिनोमेना और जो था वो सिंधी और हमारा कॉमन है, प्रोनोमिनल सफिक्स का, जिसको हमारे कुछ क्लिटिक्स कहते हैं, कुछ फिक्सेशंस कहते हैं। तो हमने जो अलीना बशीर ने बुक लिखी है उसमें उसने कहा था कि हम इसको क्लिटिक्स कहते हैं। तो हमने इसका जो मैंने डिसीजन बनाया था, जैसे ये काइंड ऑफ सेम एग्जांपल है, लेकिन मुझे नहीं पता कि सिंधी में जो सराइकी है उसमें यह है कि जो वर्ब है इट कैरीज द सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट एंड एस्पेक्ट और वर्ब इटसेल्फ, और उसका नंबर और जेंडर कैरी करता है। जैसे पानी पीतम, दैट आई ड्रैंक द वाटर, और भाजी खादिस, लाइक आई एट द फूड और ही एट द फूड। सो हमने इसका डिसीजन ये किया था कि हमने जो भी साथ आ रहा था उसको ऑब्जेक्ट रिलेशन के तौर पे कर दिया था। इसके बाद हमारे रिलेशन आ जाते हैं सीरियल वर्ब कंस्ट्रक्शन। जैसे ये एग्जांपल है, अली घर आंदा वेंदा रांदा हा। तो इसको हमने ये पहले भी डिस्कस किया कि सीरियल वर्ब कंस्ट्रक्शंस वो होती हैं जिसमें एक ही एक्शन मल्टीपल वर्ब्स के साथ रिप्रेजेंट हो रहा हो। तो मैंने डेफिनेशन को एज इट इज़ उठाया और उसके बेस पे कर दिया। लेकिन अभी अभी जो मैं फर्दर इस पे काम कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ वर्ब्स सराइकी में मुझे मिले हैं, जिनको आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग टू अंडरस्टैंड कि उनको मैं एस वी सी करूँ, या वो लाइट वर्ब्स में जा रहे हैं, या वो किस किस्म के एक्सप्रेशंस आ रहे हैं। इसके बाद थीवण जो है ना, या थीना या थीवण, ये बड़ा डिफरेंट है गया से। तो
और ये सराइकी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, सिंधी में भी आई थिंक इसकी बहुत ज़्यादा यूज है। तो मसला ये आ रहा था कि थीमन ऑक्सिलरी भी होता है, और थीमन एज अ लाइट वर्ब कंस्ट्रक्शन में भी आता है। तो इसको किस तरह एनोटेट करना है? तो जो अब तक मुझे याद है, तो हमने सारा थीमन जो है था उसको वर्ब के तौर पे एनोटेट किया था, और जहाँ पे ये ऑक्सिलरी का रिलेशन डेवलप हो रहा था, वहाँ इसको हम ऑक्सिलरी, और इसके साथ ऑक्सिलरी भी आ रहे थे, वहाँ इसको ऑक्सिलरी का हम रिलेशन दे रहे थे। और जहाँ पे ये एलवीसी लाइट वर्ब कंस्ट्रक्शन बना रहा था, तो हमने वहाँ पे इसको लाइट वर्ब कंस्ट्रक्शन की। एंड यस, इसके बाद हमारे पास भी थे, क्या नाम है, पैसिव कंस्ट्रक्शन थी, जैसे पानी भतीज पे आ, दैट द वाटर वाज स्पिल्ड। तो उसको फिर हमने पानी को जो हमने डिस्कशन किया है, काइंड ऑफ सेम जैसे ट्रैक्टर ख़राब हो गया, हमने अदर डिस्कस किया है इस किस्म का स्ट्रक्चर, जिसमें हमने ट्रैक्टर को, मुझे नहीं याद हमने उधर क्या किया, लेकिन यहाँ पे हमने जो भी इस तरह की कंस्ट्रक्शन आ रही थी, तो हम उसको हमने पैसिव सब्जेक्ट के तौर पे डील किया था। और ये अभी मुझे लग रहा है कि हमें बहुत ज़्यादा इसमें मुझे काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ थी कि क्योंकि मेनली जो मैं देख रहा हूँ वर्ड ऑर्डर, रिलेटिव क्लॉजेस और इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर, तो ये मेरा मेन टॉपिक है, और इसी की बेस पे मैं अपनी यूडी को एक्सपैंड करना चाहता हूँ। तो रिलेटिव क्लॉजेस जो है ना, वो एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है इसमें, साउथ एशियन लैंग्वेजेस में। अब जो मेन कहते हैं कि, अब मैं इस रिलेटिव क्लॉजेस में डेफिनेशंस में नहीं जाऊंगा, लेकिन हमारे पास जो हमने आइडेंटिफाई किया, हमारे पास इंटरनली हेडेड, एक्सटर्नली हेडेड, कोरिलेटिव्स, और उसके बाद हमने ये देखा कि हेडलेस रिलेटिव क्लॉजेस भी हमारे पास थी। और उसकी ये अगर नीचे देखें, तो एक ही एग्जांपल हमने इधर किया था कि उसकी मल्टीपल। मैं जिम्मेदार डिठा जड़ा घर सुता प्या हा, आई सॉ द फार्मर हु was sleeping at home. So the second example of the same is मैं डिठा जड़ा जिम्मेदार घर सुता पे हा। So this is like kind of like इसमें semantic involve हो जाती है, जिसमें the focus is different from the earlier one, but ये also एक representation है। तो ये जो फर्स्ट था ना, मैं जिम्मेदार डिठा जेड़ा घर सुता प्या हा, तो दैट इज काइंड ऑफ एक्सटर्नली हेडेड, बिकॉज जिम्मेदार जो हेड है वो आउट ऑफ द मेन रिलेटिव क्लॉज में नहीं है, वो मैट्रिक क्लॉज में है। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स थे ना, उसमें हमें ये नॉन प्रोजेक्टिविटी मिली, कि आप देख सकते हैं जो हम अवॉइड करते हैं नॉर्मली, जैसे मती साहब ने कहा कि हम कोशिश करते हैं कि जो ट्रीज की जो लेबलिंग है वो एक दूसरे को क्रॉस ना करे, लेकिन इस तरह के हमें मिला। इसमें आप देखें कि हमने जो मेन क्लॉज का जो वर्ब है उसको हमने रूट के तौर पर लिया, एंड जो रिलेटिव क्लॉज का वर्ब है उसके साथ हमने उसका रिलेटिव क्लॉज का रिलेशन बनाया। और दोनों रिलेटिव क्लॉज, दोनों वर्ब्स को हमने डिफरेंट सब्जेक्ट असाइन किए और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स असाइन किए, तो इस तरह हमने इसको बनाया। लेकिन ये नीचे वाला स्ट्रक्चर देखें, तो नीचे वाला स्ट्रक्चर जो है वो इंटरनली हेडेड रिलेटिव क्लॉज का है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जिम्मेदार जो है इनसाइड द रिलेटिव क्लॉज है। और इसका एक बड़ा सिंपल सा हमने वो बना दिया कि रूट, जो मेन क्लॉज मैट्रिक क्लॉज का वर्ब था उसी को हमने रूट किया, और बाकी उसके साथ स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया। इसके बाद हमारे पास नीचे ये और स्ट्रक्चर है उसी का, जेड़ा जिम्मेदार घर सुता प्या हा मैं डिठा। तो ये भी एक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर हमें मिला वो उसमें सराइकी में। और इसकी आप कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन, इन तीनों की कंस्ट्रक्शन, ये जो चारों कंस्ट्रक्शंस हैं इस पे हम अभी भी काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमें कुछ और फीचर्स रिलेटिव क्लॉजेस के मिले हैं जो कि तब मैंने एक्सप्लोर नहीं किए हुए थे। और ये एक एग्जांपल है एक्सटर्नली हेडेड। और ये जो है ना लास्ट वन, जेड़ा जिम्मेदार घर सुता प्या हा मैं ऊँ टिठा, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ को रिलेटिव्स। तो इसको हमने
उस हिसाब से एनोटेट किया, ये देखें इसके इसमें भी नॉन प्रोजेक्टिविटी आ रही है। तो ये काम एक्चुअली ये ट्रीज हमने बनाए, लेकिन मुझे ये अभी हम अगर मैं इसको वापस जाके देखूं तो ये पेपर तब तो पब्लिश हो गया, लेकिन अभी हम इसका एक दोबारा वर्जन पब्लिश कर रहे हैं जो कि बहुत बेटर है। और ट्रीज के साथ रीजनिंग जो है ना वो अच्छी है। तो इट्स काइंड ऑफ लाइक आई वुड से कि नहीं, एक जो डिसीजंस थे वो एक बड़े नाइव थे और बड़े इनिशियल लेवल पे थे, क्योंकि रिलेटिव क्लॉज में अभी मैं देख रहा हूँ तो अभी मुझे खुद कुछ गलतियां नज़र आ रही हैं जो कि आई ट्राई टू फिक्स इन द सेकेंड वर्जन ऑफ दिस पेपर। तो ये काइंड ऑफ थिंग्स थी। और अगर किसी का कुछ सवाल है तो वो आप हमसे या मुझसे पूछ सकते हैं। सवाल तो नहीं, कमेंट्स हैं कुछ के अक्सर जो आपने डिसीजंस लिए हैं वो वैसे ही हैं जैसे हमने भी लिए हुए हैं तकरीबन। लेकिन कहीं कहीं पर डिफरेंस आ रहा है, जैसे फिक्स्ड की आप बात कर रहे हैं और कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे कंपाउंड्स हमारे पास ऐसे ही हैं जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन फिक्स्ड जो हैं वो या तो नामों के लिए इस्तेमाल किया गया है, या जैसे नेम नेम एंटिटीज जो भी होती हैं उनके लिए या तो फिक्स इस्तेमाल किया गया है, या फिर जहाँ पर कोई और चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही थी तो फिर उसको हमने फिक्स किया। अदरवाइज कंपाउंड को ही इस्तेमाल किया गया है। तो क्योंकि कंपाउंड जो था उसका उसकी एग्जांपल्स हमें ज़्यादा नज़र आ रही, खास तौर पर वर्ब थे उसमें जो कंपाउंडिंग थी वो ज़्यादा रीजनेबल अप्रोच नज़र आ रही थी। और इवन नाउन्स को भी कंपाउंड किया गया है बहुत सारी जगहों पे। जो कॉमन नाउन्स होते हैं, जो प्रॉपर नाउन्स हैं, उनको कंपाउंड नहीं, उनको फिक्स के तौर पर ही रखा गया। अब इसको डिस्कस किया जा सकता है कि यही होना चाहिए नहीं होना चाहिए, या डिसीजन क्या, डिज़ाइन डिसीजन क्या होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ जो आपने की कि सराइकी में जो है वो प्रोनामिनल सफिक्सेस हैं, लेकिन सराइकी के प्रोनामिनल सफिक्सेस मेरे ख्याल में नाउन्स और वर्ब्स तक ही हैं, इससे ज़्यादा वो कहीं और नहीं है। लेकिन सिंधी के जो प्रोनामिनल सफिक्सेस हैं वो नाउन्स, वर्ब्स और एडपोजिशंस, इन सब के साथ लगते हैं। तो वो बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की सिचुएशन जो है वो क्रिएट करते हैं। हाँ, तो इवन वर्ब्स के साथ वो ड्यूअल होते हैं, मतलब कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब तीनों को जो है वो कवर कर रहे होते हैं। और तो वो बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की सिचुएशन बनाते हैं, और वो प्रो ड्रॉप भी करते हैं। बड़ा सेंटेंस जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें ड्रॉप आउट हो जाती हैं, वो उधर जाकर जो है वो इन्फॉर्मेशन या तो लास्ट हो चुकी होती है, या फिर वो वर्ब के अंदर किसी तरह से इनकोड हो जाती है। वर्ब या जहाँ पर वो सफिक्सेशन हो रही है वहाँ पर इनकोड होती है, उसको वहाँ से रिकंस्ट्रक्ट करना बड़ा एक मसला होता है कि ये है यहाँ पर, कहाँ पर है आखिर, अगर गई है तो कहाँ गई है। तो इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं जिन पर जो डिसीजन करना हो या कर, तो वो किसी एक बंदे के बस की बात है नहीं। पूरा एक पैनल बैठे, जैसे डॉक्टरों का पैनल बैठता है कोई, फिर वो एक डिसीजन ले, तो और बात है। क्योंकि मेरे साथ सिचुएशन ये थी कि सिंधी जानने वाला कोई भी नहीं था। अब वो सब जो थे वो डिफरेंट लैंग्वेजेस के बंदे थे, यूडी वाले, जिनसे भी डिस्कशन होती थी। तो वो डिसीजन तो हम ले लेते थे, लेकिन मैं अपने तौर पर उन डिसीजंस पे बहुत सारी जगहों पे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो वो रिवाइज होंगे। तो अब देखते हैं हमारा जो है ये पैनल जो है आगे कितना चलता है, और इसमें हम किन चीज़ों को जो है उसको डिस्कशन में लाकर जो है वो हम स्टैंडर्डाइज कर दें तो बेहतर होगा। हाँ, दिस रिमाइंड मी कि जो मेरा कॉर्पस है उसमें अल्लाह ताला का जो कॉन्सेप्ट, मतलब ये इस तरह के रिलेशंस है ना, उसको मैंने भी फिक्स्ड किया हुआ है। हम्म, जैसे अल्लाह ताला, उसका इससे रिलेशन। लेकिन जो मेनली जैसे रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, अपना आप, हम्म, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि इस तरह को आपने सिंधी में कैसे हैंडल किया, लेकिन मैंने जो अपना ट्री में था उसमें कंपाउंड के तौर पे हैंडल किया है। तो अब हम्म। ये डिसीजन मुझे पता नहीं है कि मुझे रिवाइज करना पड़ेगा या इसको कैसे इस तरह के एग्जाम्पल्स को हैंडल करना है। मेरे ख्याल में हमने नाउन मॉडिफायर, नॉमिनल मॉडिफायर के तौर पर लिया है, जहाँ अच्छा। तक मुझे याद पड़ता है। जैसे मेरी किताब है, इसी तरह अपना आप है। मैं खुद इस तरह किताब। का। हाँ, तो मेरी। अच्छा। सही सही सही।
तफसीर साहब। हम्म। अच्छा, मल्टीपल थी। एक तो ये पहले जो जिस पे बात हो रही है फिक्स्ड वर्सेस कंपाउंड में, एक हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्रॉस लिंग्विस्टिकली ज़्यादातर लैंग्वेजेस ने, या कम से कम मेजर लैंग्वेजेस ने, इंग्लिश ने क्या डिसीजन लिया, फिर हिंदी में क्या डिसीजन हुआ। अगर इसी तरह के चीज़ें फिर जर्मन में या अरबी में या टर्किश में आई है तो डिसीजन, तो हमें एक जो यूनिवर्सल डिपेंडेंसी का काम ये है कि हमें हमारे डिसीजन बाद दफ़ा इनमें 19-20 का फर्क है, लेकिन वो हों जो बाकी सबसे पैरेलल हों। क्योंकि वो जो पारग्राम में, इसीलिए उन्होंने पैरेलल ग्रामर की टर्म यूज की थी, यूनिवर्सल की नहीं, कि वो आप एक, अगर वो बहुत 19-20 का ही फर्क नजर आ रहा है और एक डिसीजन लेना है तो ऐसा हो जो तमाम लैंग्वेजेस में एक जैसा हो। तो एक तो हमें ये भी देखने पड़ेंगे। मेरा पर्सनल ख्याल ये है कि असल में तो ये सब चीज, जैसे भी मुती कह रहे थे, तो हर चीज निकलेगी कंपाउंड ही, अगर हम उस पर थोड़ा सा और डीप डाउन एज सिंटेक्स सिंटेक्स देखेंगे। बात चीजें ऐसी होती हैं कि वक्त के साथ साथ वो फिर फिक्स्ड ही यूज होती है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी पूरा फ्रेज ही बनेगा, लेकिन उसे फिक्स्ड कह देते हैं क्योंकि एक ये प्रॉपर नाउन है। वरना तो उसके अंदर वो पूरी एक स्ट्रक्चर बन जाए, वो सिंपल कंपाउंड भी ना हो, मल्टी मल्टी लेवल स्ट्रक्चर बन जाए, तो शायद या तो इस तरह के डिसीजन हो जाएं कि हम प्रॉपर नाउन्स को बस आंखें बंद करके वो कर दें। वरना अगर जब भी डीप डाउन देखेंगे तो मसला, तो वो चीज़ें कंपाउंड ही निकलेंगी। और दूसरा जो शुरू में आपने बात की थी ना, वो बड़ी ज़बरदस्त है कि हमें शायद वो जो प्रोवर्ब से स्टार्ट किया था, और जो नया नई लैंग्वेजेस पे जो लोग काम कर रहे हों, हमें उसके लिए 100-200 सेंटेंसेस का इस तरह से एक कॉर्पस तो नहीं, एक डेटा सेट बना देना चाहिए जो सारी चीज़ों को कवर कर रहा हो। और कोई नई लैंग्वेज अगर कोई कल बलोची पे स्टार्ट करता है काम, या बल्ती पे स्टार्ट करता है, तो वो उन जुमलों को पहले करे। वरना ये होता है कि बाज फिनोमेना बहुत ज़्यादा कवर हो रहे होते हैं और बाज फिनोमेना बिल्कुल कवर नहीं हो रहे। तो शायद हमारी इस मीटिंग का एक मकसद ये भी है कि हम वो उस तरह के चीज़ें बना लें। बाकी वो जो प्रोजेक्शन वाली चीज़ें हैं उस पे हम देखते हैं, बात चीज़ें क्या सेकेंडरी डिपेंडेंसी से हल हो जाएंगी, कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि उस सेंटेंस, एक सेकेंडरी डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट है कि प्राइमरी के बाद सेकेंडरी डिपेंडेंसी आ जाए, तो वो हम उसे क्या सेकेंडरी डिपेंडेंसी से मॉडल कर सकते हैं। और तो जनरली, और जनरली भी मैं ये कह रहा हूँ कि हम बैठ के ये भी बहुत सारी जगहों पे और इवन पार्ट ऑफ स्पीच तय करते करते 19-20 का फर्क होता है। हमें फिर एक डिसीजन लेना पड़ता है मजबूरन। तो वो डिसीजन या तो सारी पाकिस्तानी लैंग्वेजेस या सारी साउथ एशियन लैंग्वेजेस एक जैसी ले लें, जो हमारा मकसद है। अगर कुछ डिसीजन पहले हुए हुए हैं, हम उनके साथ अलाइन कर दें, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अब हम आगे चलते हैं तो इन सारी चीज़ों को देखते हैं। हम्म। ऑडियंस में से किसी का कोई कमेंट, किसी का कोई क्वेश्चन है? एक सजेशन है ऑडियंस के लिए। एक चीज तो जहन में रखें, जाहिर है ये सारा डिस्कशन जो है इसको फॉलो बहुत ही कम लोग कर पा रहे होंगे। वो लोग जो एक्टिवली इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं वो कर पा रहे होंगे। जो जाहिर है अभी सीखना चाह रहे हैं तो उनकी ग्रिप में बहुत सारी चीज़ें नहीं आ रही होंगी। तो सीखने का जो सबसे बेस्ट तरीका है, जो मैंने सीखा है, वो ये है कि सेंटेंसेस उठाएं और उनको टैग करना शुरू कर दें। कोई सा भी रैंडम सेंटेंस उठाएं और उसको टैग करना शुरू कर दें। एक सेंटेंस को टैग करते करते महीनों भी लग जाते हैं समटाइम्स, लेकिन उसको टैग करते करते आप जो कुछ सीखते हैं आप तसव्वुर नहीं कर सकते। एक ही सेंटेंस को सिर्फ, ठीक है ना? तो आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ये मेरी मेरी सारी इंटरेस्ट, सब कुछ जो मेरा डेवलप हुआ था वो उस एक सेंटेंस से ही हुआ था। मुझे किसी टीचर ने कहा था कि इसकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बना के लाओ, ये सेंटेंस है, पढ़ता था तब।
अब मैं लगा रहा और मैं एमफिल तक उस सेंटेंस को लगा रहा, और एमफिल सारी उस सेंटेंस के अराउंड थी मेरी। और फिर जाहिर है कि वो इंटरेस्ट डेवलप हुआ, वो चीज़ें समझ में आई, अच्छी खासी लिंग्विस्टिक्स को पढ़ना पड़ गया सेंटेंस को समझने के लिए कि फलां चीज़ क्या है, फलां क्या है, फलां क्या है, इसको मैं क्या, किस तरह से इसको डील करूं मैं, मुझे तो समझ में नहीं है। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बनानी है, अब फ्री वर्ड ऑर्डर है, मैं क्या करूं इसका आखिर, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तो बहरहाल कहने का मतलब है कि आप जब भी कुछ सीखना चाहें तो एक सेंटेंस उठाएं और उस पर वो काम करना शुरू कर दें जो आप करना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ यूडी की बात कर रहे हैं, यूडी की एनोटेशन करना शुरू कर दें, हम्म। जस्ट एक सेंटेंस उठा लें। अगर आप उसको कर पा गए तो आप बहुत कुछ, ना सिर्फ यूडी को सीख लेंगे बल्कि आप लिंग्विस्टिक्स को भी सीख जाएंगे, आप जो है वो एनएलपी की भी बहुत सारी चीजें सीख जाएंगे, आप मशीन लर्निंग भी सीख जाएंगे, आप पता नहीं क्या कुछ सीखेंगे सिर्फ एक उस सेंटेंस को एनोटेट करते करते। बिल्कुल। तरीका मेरा यही रहा है। जाहिर है हर किसी का अपना पैटर्न होता है, मेरा हमेशा यही रहा कि उठाओ और शुरू हो जाओ बस। उल्टा सीधा गलत मलत जो आता है समझ में, बस करते चले जाओ, और फिर उसको रिवाइज करो, रिवाइज करो, रिवाइज करो, सही होता चला जाएगा। तो ये तरीका होता है। एनीवेज। क्वेश्चन दे देते हैं अगर हैं किसी के। Um, I don't think I have a question. I have a few things to say. Maybe a question also. एक तो ये है कि this is a platform जहाँ पे I can ask dumb questions. I think जी that जी। is one of the things. तो मैं इसकी जो है opportunity का फ़ायदा उठाना चाहती हूँ। एक तो पहले ये चीज़ है कि thank you. This is very very interesting and very helpफुल। मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कभी भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे मिला हो जहाँ पे हम बात कर पाए हों, जो है वो सराइकी या सिंधी तरह की ज़ुबानों की, और फिर यूडी की। तो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मी, मीसम नोज दैट। मेरा एक काफ़ी नाइव सा क्वेश्चन है, और उस उसकी उसकी एक रीज़न ये भी है कि मे बी दैट हैज़ बीन समथिंग जो कि मैं थोड़ी, जिसमें मेरा इंटरेस्ट था। मीसम, आई स्टिल वुड लाइक फॉर यू टू, कि आप सिफारिश करें फ्रेंड के साथ, सो वी कैन मे बी वर्क ऑन दिस। वाई डोंट वी हैव समथिंग ऑन पंजाबी शामुखी येट? अगर इस मैं आपको बताता हूँ जो अभी मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है ना, उसमें मैं सिर्फ तीन स्ट्रक्चर्स देख रहा हूँ। relative क्लॉजेस, वर्ड ऑर्डर, और वर्ड ऑर्डर में इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर। ये तीन चीज़ों में पंजाबी, सराइकी और हिंद को तीन दबानों में देख रहा हूँ, और फिर उसकी बेस पे फिर किस तरह उसके यूडी डिसीजंस बनते हैं इन चीज़ों के, और उसके बाद उनकी यूडी एनोटेशन। तो ये काइंड ऑफ द प्रोजेक्ट है जो मैंने स्टार्ट किया हुआ है। तो डेटा सेट पंजाबी का हमारे पास मौजूद है, मैं एक डेटा सेट क्रिएट कर देता हूँ। आप हम मैं आपके हम सेपरेट मीटिंग कर लेते हैं, मतलब जो भी पंजाबी स्पीकर हैं, हम डेली या वीक में 1 घंटा बैठेंगे, और हम सारे बैठ के उस पे उसको एनोटेट करते जाएंगे और उसको रिकॉर्ड करते जाएंगे, और जो सवाल होंगे हमारे, वो इस ग्रुप में हम पैनलिस्ट जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनके सामने ला कर रख देंगे। और मुझे लगता है कि मैं अब जितनी मेरी बेहतर एनोटेशन की स्पीड हो गई है, तो हम विद इन फ्यू मंथ्स हम कुछ ना कुछ उसमें से निकाल लेंगे। समर इज द बेस्ट टाइम। मुखी का डेटा जो है, अब मुझे नहीं पता, जहाँ तक खैर मदर टंग तो मेरी भी पंजाबी है, लेकिन जाहिर है मैं सिंध में रहा हूँ तो वो अफेक्ट हो गई है थोड़ी सी। लेकिन खामुखी का जो यूँ समझ लेंगे स्क्रिप्ट है, मेरी नज़र में वो बहुत ज़्यादा फाल्टी है। अगर आप गुरमुखी के स्क्रिप्ट को देखें, अगर आपने समझा है उसको, तो वो बड़ा परफेक्ट है पंजाबी के हिसाब से। खामुखी लिखा हुआ है तो आप उसको उर्दू की तरह पढ़ तो सकते हैं, लेकिन पंजाबी की जो टोन है वो उसमें कहीं पे भी रिप्रेजेंट नहीं होती है। गुरमुखी में टोन आ जाती है, और वो जो टोन है पंजाबी की, वो उसकी पूरी सेमेंटिक्स को बदल देती है। तो मुझे हमेशा ये रहा है कि वो जो गुरु अपनी शाहमुखी जो है, वो उसमें ये टोन है कहाँ पे। तो ये बड़ा मसला होता है मुझे शाहमुखी पढ़ते वक्त। ठीक है, तो फिर मैंने गुरुमुखी को सीखा था थोड़ा बहुत, और वो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी, फिर वो मैं उस तरफ गया नहीं। लेकिन गुरुमुखी में अच्छा खासा डेटा मौजूद होगा अगर आप उस
तो बहुत ज़्यादा डेटा आपको मिल जाएगा। या इवन गुरुमुखी के जो मॉडल्स एग्जिस्टिंग अवेलेबल हैं उनको आप शाहमुखी पे अप्लाई करके देख लें, ट्रांसलिटरेट करके, तो बहुत कुछ किया जा सकता है इस सूरत में। मेरे ख्याल में ये जो मुरल ट्रांसफार्मर हमने यूज़ किया है इसमें पंजाबी भी शामिल है। सही, हम इस पे कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है। कभी कोई पंजाबी लिंग्विस्ट इस पे काम करे कि जो हमारा परसो अरबिक शाहमुखी का स्क्रिप्ट है उसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है। एनी अदर क्वेश्चन वी हैव या और कमेंट? Assalamu alaikum. Am वालेकुम I सलाम। audible? जी जी। Uh, I would like to say that I really enjoyed this insightful and focused talk in the in the context of the South Asian languages, and it's truly inspiring for me because it's giving me the direction. So hoping to keep it up with more energy. Uh, मेरे एक क्वेश्चन है मेरा, वो ये है कि पश्तो का डिपेंडेंसी ट्री बैंक जो है वो अवेलेबल है, एंड इफ यस तो वो हु डिड दिस, एंड इफ नॉट तो क्या डायरेक्शन है यंग रिसर्चर्स के लिए। और दूसरी बात ये कि डॉक्टर मती साहब ने जो स्लाइड्स से प्रेजेंट किया, तो वो इफ इट इज पॉसिबल तो शेयर हो सकते हैं हमारे पास, या कहीं पे अगर शेयरेबल लिंक हो तो इट वुड बी वेरी यूजफुल फॉर अस। और तीसरी बात ये कि मीसम साहब आपने मॉर्फोलॉजिकल एनालाइजर की बात की, सो आई एम ट्राइंग डू टू डेवलप अ पश्तो मॉर्फोलॉजिकल एनालाइजर, तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप थोड़ा सा गाइड करते। एंड अनदर थिंग, इट्स अ टाइप ऑफ सजेशन कि मैंने जितनी भी कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स के, वैसे कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स के कोर्सेज हमें यूट्यूब पे नहीं मिलते, मोस्टली एनएलपी के कोर्सेज मिलते हैं, एंड लोग इसको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, लेकिन स्टिल अगर एनएलपी के कोर्स है तो इंजीनियरिंग हैवी होते हैं, मतलब it's not I think they are not suitable for someone who has a background in linguistics। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम समर में 2 days a week और 3 days a week इस तरह का कोई प्रोग्राम अरेंज किया जा सके, जो कि हम इस तरह का एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर सके, कि जो कि पाकिस्तानी लिंग्विस्टिक्स के स्टूडेंट्स के लिए ये हम इस तरह की प्लेलिस्ट को अवेलेबल कर सके। थैंक यू। अच्छा, थैंक यू सो मच। बड़े अच्छे आपके सवाल हैं। पहले तो मैंने अभी जस्ट चेक किया, पश्तो यूडी का है वो। अभी मुझे ये नहीं पता, उनका गिटहब पेज पे जाके देखना पड़ेगा कि वो किन लोगों ने उस पर काम किया। ये पश्तो पे काम हुआ है, लेकिन जब भी यूडी होती है उस पर और बहुत ज़्यादा काम हो सकता है डिफरेंट डायमेंशंस में। वो हम स्लोली स्लोली इसमें डिस्कस करते रहेंगे। सेकंड, आपने कहा कि मती साहब की जो स्लाइड्स, ये जो पूरा सेशन है ये रिकॉर्ड हो रहा है और ये यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा एज अ फोर्थ मीटिंग। तो आप कभी भी वापस जाके किसी भी डिसीजन पे, किसी भी मूवमेंट पे मुझे या मती साहब या तफसीर साहब को रोक के दोबारा चला के देख सकते हैं। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक का। तो अगर तो आप हमारे ग्रुप में हैं उसमें कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक वाले में, तो एक शॉर्ट समर कोर्स या एक समर कोर्स के तौर पे एक चीज़ लॉन्च हो रही है जो वीकेंड बेस्ड है। और क्योंकि मोस्टली लोगों ने वीकेंड का दिया है, तो उसकी जो अनाउंसमेंट है फर्दर वो विद इन नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स आपको मिल जाएंगी। और इसके अलावा आपने मॉर्फोलॉजिकल एनालाइजर का कहा, तो उसके लिए आप मुझे रीच आउट कर लें। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी उधर है। तो मैं आपको फ्रेमवर्क, जिस फ्रेमवर्क पे हमने काम किया था वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अभी उसके अलावा भी फ्रेमवर्क्स दो चार मुझे पता है, तो उनके साथ आपको मैं बता देता हूँ कि वो फ्रेमवर्क्स किस तरह काम करते हैं। तो हम उसको भी देख लेते हैं। मती एंड तफसीर साहब, अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो। अच्छा, मैं एक चीज पश्तो में तो आप अगर पश्तो में काम करना चाहते हैं, इवन अगर काम हुआ हुआ भी है, एक सेकंड बस, अगर काम पहले से हुआ हुआ भी है तो भी आप को कम से कम उसे देखना चाहिए। हो सकता है वो बहुत डिटेल में काम ना हो, जिस तरह से आज हमने चीजें डिस्कस की हैं, पहले डिस्कस की, उसमें कुछ बेहतरी की जरूरत है। अभी दो रिसर्चर, और ये रिसर्चर की निशानी है कि वो ये इस तरह की स्टेटमेंट दे, ये दोनों रिसर्चर कह रहे हैं कि हमें अपने काम को बेहतर बनाना है।
तो अभी उस पश्तो में अगर वो बना हुआ भी है तो उसमें बहुत कुछ बेहतर बनाने की गुंजाइश होगी, तो उसे देखें। कुछ सेंटेंसेस हमने किए हैं, जो भी सेंटेंस हम उर्दू में या आज सिंधी और सराइकी के लिए किया, उसके इक्विवेलेंट पश्तो को एनोटेट करके देखें और उसमें से बताएं कि क्या सेम फिनोमेना है या कोई अनोखी चीज है। शायद सरकम पोजीशन पश्तो में होते हैं कि आप पोस्ट पोजीशन और प्रीपोजिशन दोनों साइड पर हों। तो इस तरह की चीज देखें तो एक बात तो यह है कि वो आपको इवन कोई चीज मौजूद है या नहीं है, मौजूद है तो उसको बेहतर बनाएं, वरना फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करें। अच्छा, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स फॉर पाकिस्तानी लैंग्वेजेस 2020 में जब कोविड के लॉकडाउन लगा था, उस वक्त मैंने कुछ लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाए थे इसी तरह से। वो गिटहब पे रखे हुए हैं, मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो जो आप कह रहे थे कि कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स, एनएलपी की बहुत सारी चीजें होती हैं, वो लिंग्विस्ट को टारगेट कर रहा था, तो कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स थी। और पाकिस्तानी लैंग्वेजेस के जो इश्यूज थे वो डिस्कस हुए थे। तो ये मैंने शेयर कर दिया है, इनमें से कुछ चीजें शायद काम आ जाएं। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। इसके अलावा किसी का कोई कमेंट है या कोई क्वेश्चन है? अदरवाइज हम इस मीटिंग को एंड करते हैं, और इसको मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया आपका। हम अपनी नेक्स्ट मीटिंग का अनाउंस कर देंगे उसमें, ग्रुप में। तो प्लीज़ सेम टाइम पे होगी, ट्यूसडे नेक्स्ट वीक। और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।